Hi guys, this is Aditi. Welcome to IS Point. Today we read chapter 7 of class 10th Geography NCERTs. तो चैप्टर 7 में क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं. ठीक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं आज हम पढ़ेंगे. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रतिदिन की ज़रूरतों में बहुत सी चीज़ें आती हैं. जैसे कि कोई भी सामान ले लीजिए. सुबह उठ के हमने खाना खाया और साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, कपड़े, बहुत सी चीज़ें. कुछ चीज़ें हम लेकर आते हैं, जैसे कुछ चीज़ों की जो दुकान होती है वो नज़दीक होती है, तथा कुछ चीज़ें हम दूर से लेके आते हैं. जैसे अनाज हम घर के बगल से तो नहीं लेके आते ना. हाँ, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप अनाज को घर से बगल से या अपने घर से ही ला सकते हैं. परंतु अगर आप शहर में रहते हैं तो अनाज कहाँ से आता है ये आपको नहीं पता. हाँ, आप एक शॉप पर जाते हैं और वहाँ से लेकर आते हैं. तो किसी भी चीज़ को जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि यातायात का यूज़ करते हैं. ठीक है, वस्तुएं तथा सेवाएं अपने आपूर्ति स्थल, यहाँ मतलब कि जहाँ पर उनकी ज़रूरत हो वहाँ पर पहुँचने के लिए. पहले के ज़माने में क्या होता था, चीज़ों को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता था. वो बहुत ज़्यादा टाइम गेनिंग होता था. जैसे कि पोस्ट कार्ड को ही ले लीजिए, एक महीने लग जाते थे. अगर किसी की शादी की बात आपको बतानी हो और आपने नवंबर में मतलब पोस्ट कार्ड किया तो वो जनवरी में जाके पता चलता था और तब लोग निकलते थे मिलने. अब क्या होता है, आपने व्हाट्सएप किया और कितने भी मतलब दूर हो आप, तुरंत ही बात पता चल गई. तो अब चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं. पर हाँ, किसी न्यूज़ को पहुंचाना तो बहुत आसान हो गया है. न्यूज़ का ट्रांसपोर्टेशन आई थिंक नेटवर्क्स की वजह से बहुत आसान हो गया है. पर अभी भी सामान का जो ट्रांसपोर्टेशन है, हाँ, उसमें मतलब समय की कटौती कर दी गई है. जैसे अब उतना समय नहीं लगता है चीज़ों को पहुंचाने में जितना समय वर्षों पहले लगता था. क्योंकि वर्षों पहले हमारे पास जो सुविधाएं थी, टेक्नोलॉजीज़ थी, वो काफ़ी ज़्यादा कम थी. जैसे हमारे पास प्लेन नहीं था जिससे कि हम किसी दूसरे अगर देश में कुछ भेजना चाहें, अगर आज भी भेजना चाहें तो आई थिंक 1 मंथ या 20 डेज़ में आराम से पहुंच जाता है. और अगर आपको बहुत जल्दी है तो 5 डेज़ में भी पहुंच जाता है. पर पहले ऐसा नहीं था. तो ये सब किस तरह से विकसित हो पाया है? हमने जो परिवहन में नए नए बदलाव लाए हैं, नई उसमें आधुनिकता लाई है, उसी के कारण ये संभव हो पाया है. तो परिवहन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना किसी भी मार्ग द्वारा. परिवहन 3 मार्गों द्वारा होता है, जैसा कि जल हो गया, स्थल हो गया तथा वायु हो गया. जैसे अगर जल की बात करें तो शिप्स के माध्यम से. आज भी अगर एक मतलब देश से दूसरे देश में कोई भी चीज़ आयात या निर्यात होती है तो जल मार्ग को ही सुलभ माना जाता है. क्योंकि एक तो ये थोड़ा मतलब सस्ता होता है और ऊपर से आसानी से पहुंच जाता है. और दूसरा है स्थल मार्ग. स्थल को आपने जैसे ले लिया, उसमें सड़कें आती हैं और ट्रेन्स आ गई, मेट्रोज़ आ गई, बहुत सी चीज़ें आती हैं उसके अंतर्गत. बड़े बड़े ट्रक्स हैं, ये भी सामान को इधर से उधर ले जाने का कार्य करते हैं. तथा वायु में हेलीकॉप्टर है, प्लेन है, एक्सेट्रा. तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो परिवहन के रूप हैं वो हमारे लिए किस तरीके से लाभदायक होते हैं. तो आइए, तो आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है. इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमने जो अपनी नीतियाँ थीं वो हर देश तक बढ़ाई. मतलब हम जो पहले कुछ ही देश तक सीमित थे
वो आगे अब मतलब बहुत पहले देखा जाए तो हम सिर्फ आज़ादी के पहले बांग्लादेश के साथ ही हमारे आयात व निर्यात के कार्य हुआ करते थे, लेकिन 1990 के बाद जब हमने वर्ल्ड बैंक से जो ऋण लिया था उसके कारण उन्होंने हम पे कई सारी मतलब रोक लगाई तथा कई सारे नियम भी समझाए। तो इस नियम के अंतर्गत ये भी था कि अब हम जो मतलब प्रतिबंध लगा रखे हमने देशों के साथ कि हम इनके साथ नहीं करेंगे आयात व निर्यात, उन्हें हटाना था, जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक भी सिद्ध हुआ। तो उसी तरीके से आज भी हम अपने आयात और निर्यात के संबंधों को स्थापित किए हुए हैं। कई देशों से आज भी हम मतलब भारत का एक दोस्ती का ही संबंध स्थापित है। तो स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था के जीवन शक्ति दी है। मतलब जो हमने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो आयात और निर्यात आदि शुरू किए थे उसने हमारी अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन प्रदान किया है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों की बढ़ोतरी भी की है। जैसे हर सामान एक इस देश नहीं बना सकता, मतलब अगर हर सामान एक देश बना भी लेता है तो क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं। जैसे चाइनीज़ खाना ही ले लीजिए या और भी खाने, अलग अलग देशों के खाने, उन चीज़ों के खाने को हम कैसे जान पाएँ? तभी जब हमने उनसे आयात व निर्यात का कार्य किया। जब हमारा कहीं आना जाना होता है तभी हम वहाँ के कल्चर, वहाँ की भाषा और वहाँ की चीज़ों को देख पाते हैं। और वहाँ कुछ देशों में कुछ चीज़ें अच्छी हैं तथा कुछ देशों में कुछ, जैसे बनारसी साड़ी को ले लीजिए। बनारसी साड़ी अगर आप चाहें कि आपको मुंबई में बना के दे दी जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नहीं बनती है। और मे बी अगर कोई बनाए भी तो भी वो मतलब जैसा बनारस में बनती है वैसी नहीं बन सकती, क्योंकि वो यहाँ की स्पेशलिटी है कि वो यहाँ पर बरसों से बनी आ रही है। उसके लिए कई सारे शिल्पकार हैं, उसे बहुत सारी मेहनत करके बनाई जाती है। तो अलग अलग जो स्थान है वो अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्थान हर चीज़ के लिए फ़ेमस हो जाए। जैसे अगर बनारस को ही कहा जाए कि बनारस पेठे के लिए भी फ़ेमस हो जाए तो ये नहीं पॉसिबल है। पेठे के लिए तो आगरा ही फ़ेमस है और वही हमेशा से रहेगा। इसीलिए इस अध्याय में जैसा कि मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया कि हम क्या पढ़ेंगे, कि हमने दूसरे देशों से कैसे आयात निर्यात शुरू किया तथा परिवहन आदि के भाग, जो कि आयात और निर्यात के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा जो है वो एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र स्पष्ट मतलब जो प्रभाव थे परिवहन के, वो अब हम देखेंगे। देखिए परिवहन, तो परिवहन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्थल परिवहन, यानी कि ज़मीन पर होने वाले परिवहन। तो भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। मतलब कि जो भारत है उसमें सबसे ज़्यादा सड़कें पाई जाती हैं। लगभग 23 लाख किलोमीटर तक सड़कें भारत में पाई जाती हैं। कितनी? 23 लाख किलोमीटर। भारत में सड़क परिवहन देखा जाए तो वो रेल परिवहन से पहले ही प्रारंभ हुआ। सिंपल सी बात है, क्योंकि लोग पहले सड़कों से ही आवागमन करते थे और उसके बाद हम रेल का निर्माण हुआ, तब हमने रेल से शुरुआत की। जो सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक भी होता है, क्योंकि रेल परिवहन देखा जाए तो आपको आपके घर तक ले जाकर नहीं छोड़ता। ठीक है, रेल परिवहन आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ेगा। एक निश्चित स्थान होता है, वहीं तक आपको रेल परिवहन छोड़ सकता है। तथा अगर हम उसे बनाते हैं तो उसके साथ पटरियाँ, कई सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है। वो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे नहीं बना के रखा जा सकता, नहीं तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तथा उस पर आप ऐसे ही कभी भी नहीं चल सकते। आप रेल की पटरी पर रोज़ तो ऐसे ही नहीं घूम सकते ना, इसी तरीके से। लेकिन जो सड़कें होती हैं वो आपको आपके घर के एकदम दरवाजे तक लेकर जाती हैं, तो वो ज़्यादा सुविधाजनक होती हैं।
तथा और भी कारण देखते हैं, जैसे रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण में लागत बहुत कम है। सिंपल सी बात है, कमी है, बिकॉज़ देखिए मिट्टी की सड़कें गांव में भी चल जाती हैं और जो गिट्टी की सड़कें उन्हें बनाने में भी ज़्यादा लागत नहीं लगती है। पर अब रेल की पटरी को बनाना हो तो उसे पहले प्लेन करते हैं, फिर गिट्टी बिछाते हैं, फिर लोहे की पटरियाँ बनाते हैं, फिर ये भी ध्यान रखना होता है कि कहीं पटरी टूट ना जाए, क्योंकि उससे रेल एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। मतलब अगर सड़कों पे एक्सीडेंट होता है तो वो मनुष्य की गलती होती है, पर रेल पे एक्सीडेंट होता है तो वो कभी कभार चीज़ों की गलती भी हो सकती है, उसमें ध्यान देना पड़ता है। अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि जो सड़कें हैं जो आपको घर तक लेके आती है वो थोड़ी ऊबड़ खाबड़ हो चल जाता है। आपने देखा होगा कि आप कभी बारिश होती है तो घर के बाहर पानी भर जाता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हो जाते हैं, गड्ढे खुले रह जाते हैं। पर रेल की पटरी पे संभव है क्या? देखा है किसी ने कभी कि रेल की पटरी पे कोई मैनहोल खुला हो? नहीं ना। इसी प्रकार से तीसरा, अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। जैसे अगर कोई बहुत पहाड़ वाला एरिया हो, बहुत ऊंचाई पे हो या बहुत ढलान पे हो, तो वहाँ भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। वहाँ इंसान सड़कों की सहायता से पहुँच सकता है, परंतु वहाँ रेल का निर्माण संभव नहीं होता, क्योंकि अगर बहुत ढलान है तो जब रेल मतलब उतरेगी ढलान से तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए वहाँ पे रेल का निर्माण करना मतलब एक असंभव सी बात है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। मतलब अगर पॉसिबल हो भी जाए तो वो हमेशा खतरे का कारण बना रहता है। ये घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। जैसा कि मैंने कहा कि सड़क आपको आपके घर तक ले जाकर छोड़ती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जैसा सड़क है वो आपको रेलवे स्टेशन तक भी छोड़ सकते हैं। आप चाहे तो एयरपोर्ट भी जाना चाहें तो आपको सड़क से ही होके जाना पड़ेगा। पर ये तो नहीं है ना कि अगर आपको सड़क पे जाना है तो आपको एयरपोर्ट से ही होके जाना पड़ेगा। यदि आपको सड़क पे जाना है तो आप रेलवे से ही जाओगे तभी जा पाओगे, नहीं। तो इसीलिए सड़क हमारे लिए एक कड़ी का कार्य करती है विभिन्न परिवहन तक पहुंचने के लिए। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी भारत में जो सड़क हैं उन्हें 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। इसे इंग्लिश में देखें तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई व मुंबई आदि को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। 6 लेन रोड्स मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 3 रोड इस तरीके से होती, ठीक है। 3 रोड और एक रोड पे एक साइड से बाइक्स या कार आती हैं तथा दूसरे साइड से जाती हैं। मान लीजिए इस साइड से जा रही हैं तो इस साइड से आती हैं, इधर इस साइड से जाएंगी तो इस साइड से आएंगी। इन सड़कों को 6 लेन की सड़क कहते हैं। और ये मोस्टली कहाँ बनी हुई है हमारे भारत में? जैसे चेन्नई टू पौंडीचेरी जो बाई रोड का रास्ता है वो 6 लेन सड़क का है और मोस्ट मतलब सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक माना जाता है। उन पे आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे और पानी भी नहीं भरा होता है। और दूसरा है मुंबई टू गोवा। मुंबई टू गोवा भी जब आप बाई रोड जाएंगे तो वो भी एक 6 लेन हाईवे है और बहुत ही सुंदर माना जाता है। तथा ये जो हाईवेज़ होते हैं, जैसे प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर और कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा दूसरा जो है वो सिलचर यानी कि असम तथा पोरबंदर जो कि गुजरात में है उन्हें जोड़ने का कार्य करता है। ये जो महाराजमार्ग है इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। अभी आपने हाल ही में एक न्यूज़ देखा होगा कि NHAI ने एक ऐप यानी कि वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है।
तो उसका नाम है GATI। ठीक है, याद रखिएगा। अभी जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं मोस्टली प्रीलिम्स में पूछ सकता है, और अगर आप SSC का देने वाले हैं तो उसमें भी पूछ सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय मार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज़। राष्ट्रीय मार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। मतलब राष्ट्रीय हाईवे जो होता है वो बड़े होते हैं, तो वो एक राज्य से दूसरे राज्यों को भी जोड़ते हैं। तथा अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की दिशाओं में भी फैले हुए हैं, जैसे दिल्ली व अमृतसर हो गया। ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग जो है वो राष्ट्रीय मार्ग संख्या 1 के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि राजमार्ग है तो ये राज्यों को जोड़ता होगा, तथा ये राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व जो है वो राज्य सरकार यानी कि PWD, जिसे कहते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि प्राइवेट वर्क डिपार्टमेंट के हाथों में होता है। दूसरा है जिला मार्ग। इसे भी आप नाम से समझ गए होंगे कि ये जिला तथा गाँव को जोड़ने का कार्य करते हैं। चौथा है अन्य सड़कें। अन्य सड़कें मतलब छोटी मोटी जो गलियों को जोड़ती हैं इत्यादि। जैसे बनारस में आपको बहुत सारी गलियां मिल जाएंगी। ये गलियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एकदम पतली पतली गलियां कहीं कहीं से भी निकल जाती हैं और आपको कहीं भी ले जाके मिला देती है। इतने सारे शॉर्टकट से एक जगह पहुंचने के लिए 1000 गलियां बनी हुई हैं यहाँ पे। अन्य सड़कें, इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्र तथा गांवों व शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना जो है इसके तहत इन सड़कों के विकास को एक विशेष प्रोत्साहन भी मिला है तथा गांवों की सड़क को भी पक्की करने की जो पहल है वो शुरू हुई है। तो अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है पता है ना? आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। ये तो गलत बात है। बताइए, अगर आप लाइक ही नहीं करेंगे तो हमें आगे अच्छे से पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सवाल हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।